आज जो आप लोगों का क्लास होगा तो वो क्लास क्या होगा, हिस्ट्री का होगा। तो हिस्ट्री का हम लोग एक चैप्टर को देख चुके हैं। तो एक चैप्टर के बाद हम लोग का ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट है आज। तो स्टार्ट जो है इसमें से सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी तो कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। देखिए इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग फ्रांसीसी क्रांति भी कहते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति भी हुई थी तो वो कब हुई थी, 1789 में हुई थी। तो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगले क्वेश्चन में दिया है कि नेपोलियन, क्या दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। ये जो नेपोलियन बोनापार्ट था तो ये किस देश का शासक था। तो ये जो शासक थे तो कहाँ का था, फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है क्या, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई। ये जो नेपोलियन संहिता जो हुई थी वो लागू हुई तो कब हुई, 1804 ईस्वी में लागू हुई थी। कब हुई थी, 1804 ईस्वी में लागू हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि वियना कांग्रेस कब हुई थी। ये जो वियना कांग्रेस हुई थी तो ये कब हुई थी। तो वियना कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1815 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है क्या, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ये जो क्वेश्चन क्या बोला है कि वियना कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो कौन था। तो अध्यक्ष ये जो है कौन है, आपका मेटरनिक है। कौन है, मेटरनिक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कहा है, क्या बोला है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया। ये जो जर्मनी था तो उसका एकीकरण जो क्या है, तो किसने किया है। तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया है, बिस्मार्क ने किया है। किसने किया है, बिस्मार्क ने किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन में जो है, इटली के एकीकरण, क्या बोला है, इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है। यानी इटली के एकीकरण करने का जो ठीका लेके रखा था उसको जो बनाया किसने बनाया, तो मेजनी ने बनाया। यानी इटली का एकीकरण किसने किया है, मेजनी ने किया है। या इटली का एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो भी हम लोग क्या आंसर मारेंगे, मेजनी को ही मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, इटली का तलवार किसे कहा जाता है। देखिए ये आपका नया क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर में क्या है, नया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इटली का तलवार किसे कहा जाता है। तो इटली का तलवार भी किसे कहा जाता है, गैरी बाल्डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गैरी बाल्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन का इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखिए ये सब सारा का सारा नया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों क्या है, नया क्वेश्चन है चैप्टर में। क्वेश्चन क्या बोला है, इटली का, यानी इटली के मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो इटली का मस्तिष्क जो कहा जाता है, काबुर को कहा जाता है, या इसी का और नाम है काउंट काबुर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काउंट काबुर बोलते हैं। तो इटली का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, काबुर को कहा जाता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन क्या बोला है, इटली का राजा कौन था। देखिए जब उसमें लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उस समय राजा जो था इटली का तो वो कौन था। तो ये राजा कौन था, विक्टर एमेनुअल द्वितीय था। कौन था, विक्टर एमेनुअल द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, क्या दिया है, जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना। जब उस समय लड़ाई हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उसमें जर्मनी का जो प्रथम सम्राट बना था तो सबसे पहले कौन बना था। तो ये सबसे पहले विलियम प्रथम बना था। कौन बना था, विलियम प्रथम बना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ये जो जर्मनी था उसका एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण आपका कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या बोला है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ये जो इटलीकरण का शुरुआत हुआ था तो पूरा कब हुआ है। तो ये आपका 1870 ईस्वी में पूरा हो गया था। क्या हो गया था, 1870 ईस्वी में आपका पूरा हो गया था। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, यंग इटली, कौन सी इटली, यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की। यंग इटली जो है उसकी स्थापना किसने की है। तो मेजनी ने किया है। किसने किया है, मेजनी ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यंग इटली की स्थापना कब हुई। ये जो यंग इटली है
उसकी स्थापना कब हुई? तो ये आपका कब हुआ था? 1871 में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये लौह पुरुष जो है उस समय तो किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को। देखिए अगर भारत का पूछे कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारना है। किसको मारना है? ठीक करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछा है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, मतलब भारत का नहीं है बल्कि अदर जगह का पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो आपको डायरेक्ट क्या मारना है? बिस्मार्क मार के चलना है। ठीक है, लेकिन भारत का पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारना है, टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? जर्मनी के एकीकरण का प्रधानमंत्री कौन बना? ये जो जर्मनी था उसका जब एकीकरण हुआ तो उसका प्रधानमंत्री कौन बना था? तब भी बिस्मार्क ही बना था। कौन बना था? उस समय बिस्मार्क ही बना था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? रक्त और लौह, क्या बोला है? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? ये जो रक्त और लौह की नीति थी ये किसने अपनाई थी? तो आपका ये किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। किसने अपनाया था? बिस्मार्क ने अपनाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ये जो वियना कांग्रेस हुआ था तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य जो था पुरानी व्यवस्था बहाल करना। कौन सी व्यवस्था बहाल करना? पुरानी व्यवस्था को फिर से क्या करना? बहाल करना। इसलिए इसका उद्देश्य यही था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 20वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोला है उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन बोला है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा क्या था? ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई था यानी उसमें जो हुआ था उसका मुख्य नारा क्या था? तो उसका नारा जो था क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। यानी फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था क्या क्या था? स्वतंत्रता था और समानता था और क्या था? बंधुत्व था। क्या था? बंधुत्व। ये आपका ए नंबर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इटली का एकीकरण किस वर्ष आरंभ माना जाता है? ये जो इटली का एकीकरण है किस वर्ष इसको आरंभ माना जाता है? तो शुरुआती दौर था जो इटली का, तो उस समय सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? 1859 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1859 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? काबुल किस राज्य का प्रधानमंत्री बना था? ये काबुल जो था ये किस राज्य का प्रधानमंत्री था? तो ये कौन कहाँ का था प्रधानमंत्री? आपका ऑप्शन नंबर ए में है सर्डिनिया पिडमोंट था। कहाँ का? सर्डिनिया पिडमोंट का ये प्रधानमंत्री बना था। कौन बना था? काउंट काबुल बना था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? परसा किस देश का भाग था? ये जो परसा था ये किस देश का भाग था? ये आपका जो है किसका है? जर्मनी का है। किसका है? जर्मनी का परसा एक देश का भाग है। ये जर्मनी एक देश है और जिसमें से क्या है? परसा उसी देश का हिस्सा था। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, ए हो जाएगा सही। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रैंकफर्ट के संसद यानी फ्रैंकफर्ट संसद कब हुई? यानी फ्रैंकफर्ट संसद जो है उसका जो बनाया गया था उसको कब बनाया गया था? तो 1848 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1848 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है राष्ट्रवाद का जन्म किस देश में माना जाता है? ये जो राष्ट्रवाद है उसका जन्म जो है किस देश में माना जाता है? सबसे पहला जो है आपका कहाँ माना जाता है? फ्रांस में माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? फ्रांस में। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये आपका ए नंबर में सही हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ए नंबर में। ये आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ए फ्रांस टिक मारना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहले आराम से समझते हुए चलना है, हड़बड़ी नहीं करना है बाबू। हड़बड़ी करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यंग यूरोप संस्था की स्थापना किसने किया? ये जो यंग यूरोप है उसकी जो स्थापना की थी तो किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इटली का एकीकरण
किस राजा के नेतृत्व में हुआ था? इटली का जो एकीकरण हुआ था वो किस, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, इटली का जो एकीकरण हुआ था किस राजा के नेतृत्व में हुआ था? तो ये जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही हो जाएगा। किसके, इसमें विक्टर इमैनुअल द्वितीय के यानी नेतृत्व में हुआ था इटली का एकीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है क्या कि मेटरनिख किस देश का प्रधानमंत्री बना? जब उस समय लड़ाई हो रहा था, युद्ध हुआ था, तो युद्ध के समय जो मेटरनिख था वो किस देश का प्रधानमंत्री बना था? तो ये ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री बना था। किसका बना था? ऑस्ट्रिया का। आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, नेपोलियन की अंतिम हार कहाँ हुई थी? ये जो नेपोलियन का युद्ध हुआ था तो उसका जो अंतिम हार हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वाटरलू में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वाटरलू में। मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो वाटरलू का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्या दिया है, राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन सी क्रांति थी? ये जो राष्ट्रवाद का प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन सी क्रांति थी? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? फ्रांसीसी क्रांति सही थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन बोला क्या, गैरीबाल्डी किस देश से संबंधित थे? ये जो गैरीबाल्डी थे तो ये किस देश से संबंधित थे? तो ये आपका इटली से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? इटली से संबंधित थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन बोला बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क जो था किस राज्य का प्रधानमंत्री था? तो ये जो प्रधानमंत्री बना था कहाँ का बना था? पर्सा का बना था। कहाँ का बना था? पर्सा का। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, कितना आसान क्वेश्चन है और ये बहुत ज्यादा ये सब पूछा जाता है। क्वेश्चन जो बोला है आपका, क्या बोला है, इटली की राजधानी क्या है? ये जो इटली है उसकी राजधानी क्या है? तो आपका इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी है उसकी राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी जो है आपका क्या हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। रेडी कलर आपका सही है इसलिए आपको रेडी कर देते हैं थोड़ा से। चलिए कलर आपका चेंज कर दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है? बोला है फ्रांस की राजधानी कहाँ है या फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? पेरिस में है। कहाँ पे? पेरिस में। यानी फ्रांस की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? पेरिस। क्या हो जाएगा? पेरिस। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है क्या, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किसने किया? ये जो यूरोप में था, एक महादेश है, वहां पे क्या हुआ कि राष्ट्रवाद का प्रसार किसने किया था? तो आपका प्रसार जो क्या था? नेपोलियन ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन। आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया क्या है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये जो जर्मनी था वहां पे एकीकरण हो रहा था, वहां पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क का था। किसका था? बिस्मार्क का। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मेजनी का जन्म किस देश में हुआ था? ये जो मेजनी था उसका जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? तो उसका जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? यूरोप में जो था, यूरोप क्या है? एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है। जैसे एशिया क्या है? एक महादेश है, उसी प्रकार से यूरोप क्या है? एक महादेश है। वहां पे राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? तो कौन था? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक था। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हम लोग। उसके अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, वियना कांग्रेस कहाँ हुई थी? ये जो वियना था वहां पे कांग्रेस हुआ था, तो कहाँ हुई थी? ये आपका वियना, जो वियना में ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वियना में। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोला है फ्रांस का सम्राट कौन बना था। सम्राट ये जो फ्रांस का जो था, यानी फ्रांस का जो सम्राट बना था, राजा बना था, वो कौन बना था। तो फ्रांस का सम्राट जो बना था वो नेपोलियन बोनापार्ट बना था। कौन बना था? नेपोलियन बोनापार्ट। जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को, यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? राष्ट्रवाद का संबंध किससे है? ये जो राष्ट्रवाद का संबंध है वो किससे है? तो राष्ट्र प्रेम से है। किससे? राष्ट्र प्रेम से। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में बोला है क्या है? यंग इटली। कौन सी इटली? यंग इटली का उद्देश्य क्या था? आखिर यंग इटली था, उसका उद्देश्य क्या था? तो यंग इटली का उद्देश्य था इटली का एकीकरण करना। क्या करना? इटली का एकीकरण करना। जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? रक्त और लोह नीति का अर्थ क्या होता है? रक्त और लोह नीति जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है क्या है? युद्ध और शक्ति से एकीकरण करना। क्या करना? युद्ध और शक्ति से एकीकरण करना। जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? इटली का एकीकरण किसने पूरा किया? ये जो इटली का जो एकीकरण हुआ, इसको किसने पूरा किया? तो इसको जो है गैरिबाल्डी ने पूरा किया। किसने पूरा किया? गैरिबाल्डी ने पूरा किया। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? जर्मनी का जो एकीकरण था वो किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? वो आपका फ्रांस और पर्सा युद्ध जो हुआ था उस युद्ध के बाद पूरा हुआ। किसके बाद पूरा हुआ? फ्रांस और पर्सा युद्ध जो हुआ था उसके बाद पूरा हुआ। जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? फ्रांस और पर्सा युद्ध कब हुआ था? ये जो फ्रांस था और उसका फ्रांस और पर्सा ये जो दोनों के बीच युद्ध हुआ था, तो वो कब हुआ था? 1870 से लेकर के 1871 तक हुआ था। कब हुआ था? 1870 से लेकर 1871 तक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या था? यूरोप में जो था राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या था? तो यूरोप में क्या था कि नए राष्ट्रों का निर्माण करना। इसका प्रभाव जो था वो क्या था? नए राष्ट्रों का निर्माण करना। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आज हम लोग क्या है कि लगभग इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। फिर क्या है कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे जो इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को पढ़ेंगे। तो आज से क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं से एंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले दिन मिलेंगे।